बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाज पाकिस्तानी बॉलर्स के जाल में फंस गए हैं। कराची टेस्ट पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत हो गई है। 154 रन के खसारे से दूसरी इनिंग्स शुरू करने वाली जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 245 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान को पहला टेस्ट जीतने के लिए 88 रन दरकार हैं। पहला टेस्ट खेलने वाले नुमान अली के 5 शिकार यासिर शाह ने 4 खिलाड़ियों को पेविलियन पहुंचाया, जबकि जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज कैसे आउट हुए आइए दिखाते हैं। पहले टेस्ट में 5 विकेटें लेने वाले नुमान अली पाकिस्तान के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं। नुमान अली ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में 5 विकेटें हासिल की। नुमान अली पाकिस्तान के चौथे स्पिनर हैं जिन्होंने डेब्यू टेस्ट पर 5 विकेटें ली हैं। नुमान अली से पहले शाहिद आफरीदी, बिलाल आसिफ, नजीर जूनियर और दीगर भी 5 विकेटें हासिल कर चुके हैं। इसी मुतालिक मजीद बात करेंगे। इस वक्त साबिक टेस्ट क्रिकेटर और तजियाकार सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है। सिकंदर बख्त साहब, कैसे आप देखते हैं पाकिस्तान के लिए सिर्फ 88 रन का हदफ है? पाकिस्तान को आसानी से जीत जाना चाहिए था। जो टीम भी किसी टेस्ट मैच में इस किस्म की पिच पे 100 रन की लीड लेती है वो मैच जीत जाती है। इन्होंने तो 150 रन की लीड ले ली थी, तो उसी वक्त कंफर्म था कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाएगा। इसलिए कि देखें, जितनी भी बाहर की टीमें आती है उन्हें स्पिन खेलना नहीं आती। कहते हैं ना इंग्लिश के अंदर के ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ब्लेसिंग जो थी वो ये थी कि शादाब अनफिट हो गया। अगर शादाब फिट होती तो शायद ये नुमान अली को वो खिलाते भी नहीं। हमारे यहाँ ये तो बहुत बड़ा रिवाज है नए बच्चों को ना खिलाना परफॉर्मर्स को। इस जियो के प्लेटफॉर्म से हमने तो पिछले 1 साल से कह रहे थे कि ये लड़का पिछले साल भी टॉप किया था कि इसको खिलाओ, उसको नहीं खिलाया। फवाद आदम इस मैच के हीरो हैं, वो आई एम श्योर वो मैन ऑफ द मैच होंगे। तो इन दोनों लड़कों ने जो है ये साबित कर दिया कि हमारी सिलेक्शन का मेयार बहुत ही बाइस था। जो भी थे उन्होंने सही सिलेक्शन नहीं की। अब थोड़ी सी बेहतर हुई है, अभी भी वक्त है कि ये दूसरे स्पिनर्स को खिलाएं। इसलिए कि ये जो टीम आई है ये लेग स्पिन खेल ही नहीं सकती, ना इनको गुगली का पता है। आप देख रहे हैं जितने उठाकर डुप्लेसी जैसा बड़ा प्लेयर बैकफुट पे चला गया गुगली खेलने के लिए, तो इससे ज्यादा नालायकी क्या हो सकती है कि उन्हें पता ही नहीं कि गुगली क्या होती है, लेग ब्रेक क्या होती है। उन्हें चाहिए एक और लेग ब्रेक बॉलर खिला दें अगले टेस्ट मैच के लिए। इसी तरह की पिच बनाए, आराम से हम सीरीज 3-0 जीत जाएंगे। ये मेरा एडवाइस है, वो लेना चाहिए तो ना लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्त आपके वक्त के लिए। और यहाँ आपको बताएं क्या 2 रोज बाद पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ेगी। 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी है। पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज़ है, जबकि डीजल 10 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। और अब अहम सवाल ये है कि क्या 2 रोज बाद पेट्रोल की कीमत एक बार फिर बढ़ेगी? इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैफुर रहमान से। सैफ, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में तो इस वक्त अगर देखें जो क्रूड की जो प्राइस है, ब्रेंट को देखें, साथ साथ हमारी जो अरब लाइट है, ये तकरीबन 55 और 56 डॉलर पर बैरल पर चल रहा है। लेकिन जो ओगरा की तरफ से जो समरी गुज़श्ता कुछ महीनों से जो बनाई जाती है उसको इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है ताकि हुकूमत के लिए आसानी हो जाए आवाम को ये बताने के लिए कि बहुत ज्यादा इजाफा बनता था। क्योंकि अभी इन्होंने जो समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेजी है वो 30 रुपए पर लीटर लेवी दोनों के ऊपर, डीजल और पेट्रोल के ऊपर है। जबकि मौजूदा इस वक्त जो कीमतें जो है एग्जिस्ट कर रही हैं वो उसमें 21 रुपए 56 पैसे पेट्रोल के ऊपर 1 लीटर के ऊपर, जबकि डीजल के ऊपर 23 रुपए जो है वो पेट्रोलियम लेवी है। जबकि समरी जो भेजी गई है उसमें 30 रुपए दोनों पर है। तो इस तरह देखा जाए तो सिर्फ लेवी का जो इम्पैक्ट है ये तकरीबन 10 रुपए के करीब जो आता है पेट्रोल के ऊपर आता है। इस तरह 8 रुपए के करीब जो बनता है वो डीजल पर आता है। तो जो इंटरनेशनल मार्केट का जो इम्पैक्ट है तो उसका तकरीबन 1.5 से 2 रुपए का मुश्किल से इजाफा बनेगा। अगर हुकूमत चाहे तो इस जो मजवजा इजाफा है इसको बहुत कम कर सकती है। अगर हुकूमत चाहे तो इस इजाफे को कम कर सकती है। बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। करप्शन से मुतालिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2020 की रिपोर्ट का डेटा कब इकट्ठा किया गया? गुज़िश्ता रोज हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बहस गर्म रही। हुकूमती अरकान सोशल मीडिया पर आकर बारहा जताते रहे कि करप्शन का डेटा नून लीग के दौरे हुकूमत का है। अंग्रेजी कमजोर होने की वजह से उनकी समझ से बालातर है। ताहम रिपोर्ट के डेटा सोर्सेज से मुतालिक लिंक पर चेक किया जा सकता है कि ये डेटा जनवरी से अप्रैल 2019 के दौरान इकट्ठा किया गया, यानी कि तमाम डेटा तहरीक इंसाफ हुकूमत के दौर में इकट्ठा किया गया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल गुज़श्ता रोज सोशल मीडिया पर अपोजिशन की कमजोर अंग्रेजी का मजाक उड़ाते रहे। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि यह नवाज शरीफ जमाने की करप्शन का इंडेक्स है। रिपोर्ट में लगाया गया डेटा 2017 और 2018 में पब्लिश हो चुका है। रिपोर्ट पर पटवारी खुशियां मना रहे हैं।
रिपोर्ट इंग्लिश में है, तर्जुमा होगा तो पता चलेगा कि आप फिर पकड़े गए। ताहम इंटरनेट पर दस्तयाब रिपोर्ट के लिंक पर चेक किया जा सकता है कि यह डेटा जनवरी से अप्रैल 2019 के दौरान इकट्ठा किया गया, यानी तमाम डेटा तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इकट्ठा किया गया है। मुशीर दाखिला व एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि उनकी सरबराही में एसेट रिकवरी यूनिट काम कर रहा है। एसेट रिकवरी यूनिट इदारों को कोऑर्डिनेशन से काम करता है। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल के दौरान उन्होंने कहा कि TORs काबीना ने मंजूर किए हैं। जो ब्रॉडशीट का मुआहदा हुकूमत पाकिस्तान के साथ या नैब के साथ था वो 2000 में हुआ और वो मनसूख हो गया 2003 में। ब्रॉडशीट के साथ इस वक्त कोई वर्किंग रिलेशन नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। उसके बाद जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स हैं और तमाम प्रोसीडिंग्स हमारे दौर के पहले हुई हैं। हमारे दौर में सिर्फ एक उसकी हाई कोर्ट में अपील हुई है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हार गई है। तो एसेट रिकवरी यूनिट ने एज सच किसी भी एसेट रिकवरी एजेंसी को प्राइवेटली इंगेज नहीं किया है। हमने सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन की है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं और अपना इन हाउस कैपेसिटी बिल्ड की है जहां पे इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स को हायर किया गया है ऑन लोकल सैलरीज। तो कोई भी नया एग्रीमेंट इस वक्त किसी भी के साथ नहीं किया गया है। नैब ने तहकीकात के लिए पाकिस्तानी पैसे की गंगा बहाई तो इस बहती गंगा से मैट्रिक्स नामी एक गैर मुल्की फर्म ने भी हाथ धोए। मैट्रिक्स ने जासूसी के बदले 5 लाख पाउंड की भारी रकम वसूल की जो बेकार गई। नैब ने बरतानिया में नवाज शरीफ के अलावा शरीफ खानदान के 8 अफराद के खिलाफ करप्शन के सबूत तलाश करने के लिए ब्रॉडशीट को ठेका दिया और ब्रॉडशीट ने नवाज शरीफ की जासूसी का ठेका मैट्रिक्स नामी इदारे को दे दिया। इस दौरान मैट्रिक्स से वाबस्ता अफराद ने इस्लामाबाद आकर नैब हुकाम को प्रेजेंटेशन भी दी। मैट्रिक्स के MD रॉबर्ट बाइन ने तहकीकात की तस्दीक की है, लेकिन इस पर मजीद तबसरे से इनकार किया है। कहा कि नैब का रवैया देखकर अंदाजा हो गया था कि वो मैट्रिक्स के साथ काम नहीं करना चाहता। नैब के साबिक चेयरमैन जनरल रिटायर्ड अमजद के मुताबिक ब्रॉडशीट गैर मुल्की असासों के सबूत ढूंढने में नाकाम रही। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज इस वक्त लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि आटा हम दरामद करते जो कि यहाँ पे पंजाब फ्रूट बास्केट हुआ करता था, फूड बास्केट हुआ करता था। चीनी जो वाफर मिकदार में बनती थी वो हम इंपोर्ट करते हैं। हद ये है कि कॉटन भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। महंगाई उरूज पर है। गर्दजी कर्जा जो है वो 2400 अरब रुपया हो गया है। यानी कब तक आप अपनी नाकामी, अपनी नाअहली, अपनी करप्शन को पिछली हुकूमतों के ऊपर डालते रहेंगे? 3.25 साल होने को हैं, होश करें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जब भी जाएंगे, ये अल्लाह को पता है कब जाएंगे, ये नाकामी की एक सबसे खौफनाक दास्तान होगी। चाहे वो मुआशी फ्रंट है, चाहे वो इसकी खारजा पॉलिसी है या वो अंदरूनी इंतशार है। आप मुझे ये बताएं कि 11,000 अरब रुपया कर्जा लेकर हमने 5 सालों में 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की। कराची से लाहौर मोटरवे बनाई, दहशतगर्दी ख़त्म की, कराची की रौनकें हमने बहाल की। इन्होंने 2 सालों में 11,000 अरब रुपया कर्जा लेकर आज मईशत को मनफी कर दिया है, जो कि हम 5.25% पर छोड़ के गए थे। अब इनके अपने लोग कहते हैं जी कि कब्जे हो रहे हैं। आपने सुना होगा PTI के अपना जो है वो MP ने कहा। और इंतकाम की ये हद है कि बग़ैर एक दमड़ी की करप्शन के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली, पार्लिमानी लीडर कौमी असम्बली ख्वाजा आसिफ साहब, इनको अपना जो है वो गिरफ्तार कर रखा है। और ऑपरेशन होता है मुस्लिम लीग नून के लोगों पर। लेकिन बनी गाला को 300 कनाल को 12 लाख में रेगुलराइज करा दिया जाता है। क्या वो कब्जा नहीं है? फॉरेन फंडिंग का केस जो 6 साल से इल्तिफा का शिकार है इलेक्शन कमीशन में। ये तो कहते थे ना कि हम
एहतसाब घर से शुरू करेंगे। 6 साल से स्टे ऑर्डर पर फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है और करप्शन की इंतहा देखें। कौम आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, अद्वियात का स्कैंडल भूल गई है। अब आप ये देखें कि ब्रॉडशीट के ऊपर ये जो कमीशन का ढोंग रचाया जा रहा है, इसमें हुकूमती लोग पहुंचे वहाँ पर लंदन में और कहा जी कि हमें छोड़ो, बाकी तहकीकात को हमें कमीशन दो। तो ये जितने मर्जी झूठे कमीशन बना लें, हकाइक आवाम को पता लग चुके हैं कि ना सिर्फ ये नाअहल हैं, झूठे हैं, बल्कि करप्ट हैं। और आज 3.25 साल बाद याद आ गया कि ये 5 साल तो बहुत थोड़े होते हैं। कभी कहते थे 90 दिन में करप्शन ख़त्म कर देंगे, 3 महीने दे दो हम पे, तनकीद ना करो, 3 महीने बाद फिर जो मर्जी तनकीद करना। अब तो 3.25 साल होने को आए हैं। तो ये एक गहरी खाई है जिसमें पाकिस्तानी मईशत जो है वो गर्क हो गई है। गरीब आदमी के मुंह से रोटी छिन गई है, इंडस्ट्री को ताले लग गए हैं और ये रोज़ झूठ बोलकर कि मुआशी इशारे हमारे ये हैं। अब भाई मुआशी इशारे आप क्यों झूठ बोलते हैं? ज़रा आके आप बाज़ारों में जाके देखें तो सही कि लोगों की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी से महरूम हो चुका है। मुल्क जो है वो खारजा पॉलिसी जो है वो आपकी तन्हाई का शिकार है। आपके दोस्त आपका साथ छोड़ गए। तो मेरे भाई ये कौन सा नया पाकिस्तान है? ये तो एक पाकिस्तान को बर्बाद करने का झूठा नारा लगाया इन लोगों ने। और आज सितम जरीफी ये है कि ये आज भी डिनाइल मोड में है, हर बात पे झूठ बोलते हैं। लेकिन अब इस तरह ये बात बनने वाली नहीं है। मियां साहब ये बताएं कि हुकूमत अपनी एक कामयाबी गर्दान रही है कि सेनेट इलेक्शन से पहले उन्होंने आपके अरकान असेंबली को अपनी तरफ माइल कर लिया है, और इसके साथ साथ दूसरी कामयाबी वो गर्दान रही है कि जिन लोगों ने पनामा का फैसला दिया उन्हीं में से एक मोहतरम जज साहब को ब्रॉडशीट के ऊपर भी तहकीकात के लिए लगाया गया है। और तीसरी उनकी कामयाबी वो कह रहे हैं कि अब आपकी जमात PDM का बयानिया लेकर मजीद नहीं चल सकती। क्या कहते हैं आप? लाहौर शहर जो है हर जगह पर आपको कूड़ा नज़र आ रहा है। लोग दुहाइयाँ दे रहे हैं कि 2 महीने से तफन फैला हुआ लाहौर में, और यहाँ का जो वज़ीर आला है बेचारा वो नून और पीपल्स पार्टी के मेंबरान से मुलाकातें कर रहे हैं। अंदाज़ा करें आप कि इनकी ढिठाई, इनकी बेहसी। लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं, ये इक्का दुक्का जो दूसरी पार्टीज़ के मेंबर्स हैं उनको अपने पास बुलाकर अपना जो है अपनी रूह को तस्कीन दे रहे हैं। ये निज़ाम मफलूज हो चुका है। ये हुकूमत बिल्कुल ना होने के बराबर है। और कोई इदारा उठा के देख लें आप, PI उठा के देख लें, बेड़ा गर्क हो गया। त्यारे आपके जो हैं वो जब्त हो जाते हैं। आपका रूजवेल्ट होटल, पेरिस का होटल जो है वो जब्त हो जाते हैं। मुझे आप एक डोमेन ऐसी बता दें जहां पर इस हुकूमत ने कुछ किया हो। रह गई सेनेट की बात, और मेरे भाई आप जो मर्जी करके देख लें, सेनेट के इलेक्शन भी हो जाएंगे, आप वहां पर मुझे बात करने दें। जनाब स्पीकर, आप भी जानते हैं, ये आवाम भी जानता है, मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ। सब माजी में सबका चीफ जस्टिस साकब निसार साहब ने भी इंक्वायरी करवाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हम सुरखरू हुए थे। जनाब स्पीकर, बात करते हैं कब्जे की। जनाब स्पीकर, बनी गाला अगर चंद दिन पहले 12 लाख में रेगुलराइज हो सकता है, बनी गाला चंद दिन पहले 12 लाख में रेगुलर हो सकता है, तो फिर हमारा घर जो ऑलरेडी था उसको किस कानून के तहत कराया गया? जनाब स्पीकर, ये हमारा 5वां इंतकाल है। मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे हरासा किया जा रहा है कि मैं इस असेंबली की कार्रवाई में हिस्सा न ले सकूं। किस तरह से हमारे अरकान को डराया जा रहा है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, इस कमेटी में इसको प्रीवियस कमेटी में सपुर्द किया जाए ताकि ये अपने सबूत लेके आए, मैं अपने सबूत लेके आऊंगा।
और मैं इनसे जनाब स्पीकर मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैं इस ऐवान का मेंबर हूँ, मैं अफजल खोखर की जरिए से यहाँ पे बात नहीं कर रहा था, मैं इस पार्लियामेंट के मेंबर की जरिए से बात कर रहा हूँ, अपने हल्के के अवाम के वोटों की जरिए से बात कर रहा हूँ। जिस तरह से इन्होंने बाय नेम मुझ पे इल्जाम लगाए हैं, इनको माफी मांगनी चाहिए, इनको शर्म मांगनी चाहिए कि एक मौजूद ऐवान पे रुकन पे इस तरह से इल्जाम लगते हैं। जनाब स्पीकर, मैं बाकी मामला तो ये प्रिविलेज मोशन तो एज इट चलेगी, लेकिन मैं इनके खिलाफ भी करूंगा ताकि आने वाले दिनों में भी इनके ऊपर चले। जनाब स्पीकर, कब्जे वाली जगहों पे बेटियों के घर नहीं बनाए जाते, कब्जे वाली जमीनों पे बहनों के घर नहीं बनाए जाते। जनाब स्पीकर, हमने बहनों के घर तो नहीं बनाए, लेकिन जमान पार्क बनाया क्या? आप इसकी इंक्वायरी कराएं। आप बनी गाला पे कब्जा, अगर हमसे कब्जा ग्रुप कहते हैं तो इमरान खान भी कब्जा ग्रुप है, उससे बढ़कर कब्जा ग्रुप कौन हो सकता है? एक मौजूद अरकान पे तो बाय नेम आप कह सकते हैं, किसमें जुर्रत है आप में से कोई खड़ा होकर कह सके? आप अपनी सफों को दुरुस्त करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी सफों में बहुत जो है। मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर, मेरी बात सुने, मैंने अपनी बहनों को सरकारी फंड से मशीनें नहीं लेके दी, हमने मशीनरी से काम नहीं चलाया। जनाब स्पीकर, ये कौन सा आखिरी बात जनाब स्पीकर, ये कौन सा ऑपरेशन था, ये कौन सा कब्जा था कि सुबह 4 बजे शुरू होने वाला ऑपरेशन 8 घंटे तक जारी रहता है, लेकिन हमने कोई मजामत नहीं की। ये बदमाशी करते रहे, गुंडागर्दी करते रहे, लेकिन हम मेहमान नवाजी करते रहे। जनाब स्पीकर, क्या गुनाह था हमारा? हम नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं, हम पार्टी के वफादार हैं, ये जो मर्जी कर ले, हम अपनी वफादारियां तब्दील नहीं बदलेंगे। मेरी आखिरी दुआ है, अगर बाबर अवान साहब अपनी जिम्मेदारी से कह रहे थे, बार बार नहीं मुझे कह रहे थे ये कब्जा ग्रुप है, ये कमेटी में अपने सबूत लेकर आए, हम भी सबूत लेके आएंगे। अगर ये सब तो साबित हो गया कि हमने वो जमीन, कमेटी में अपने सबूत लेकर आए, हम भी सबूत लेके आएंगे। अगर ये सब तो साबित हो गया कि हमने वो जमीन खरीदी नहीं, हमने कब्जा किया है, तो जो आप सजा देंगे मैं उसको दिल से मानूंगा। और बाबर अवान साहब, आप भी बताएं, अगर आप झूठे निकलते हैं, अगर आप गलत साबित होते हैं, तो कौन जवाब देगा इसका? Thank you. I reserve my ruling on the question of privilege. मैं तहरीक इस्तेकाब पर अपनी रूलिंग महफूज करता हूँ। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आइटम नंबर 8, राना सलामुल्लाह जी सलाम मुस्तकिल साहब। Chairman, Standing Committee on Law and Justice to present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2 2020. रूलिंग महफूज करता हूँ। The report of the Standing Committee on the bill further to amend the Constitution. कौमी असेंबली का इजलास इस वक्त जारी है। आपने देखा कि नून लीग के रहनुमा अफजल खोखर इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे थे। अभी आपको बताएं, सिंध हुकूमत ने मुल्ज़िमान को बरी करने के खिलाफ फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर कर दी है। नजरसानी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। दरख्वास्त को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पोल कत्ल केस के तमाम मुल्ज़िमान को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया था। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने मुल्ज़िमान को बरी करने के खिलाफ फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर कर दी है। नजरसानी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। दरखास्त को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है।